आदाब नाजरीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज बात करेंगे ज़रे क़वानीन के बाद अब बारी सीएए एनआरसी की। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में एक रैली को खिताब किया। इस दौरान ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि जिस तरह ज़रे क़वानीन को हुकूमत ने वापस लेने का ऐलान किया है, ठीक उसी तरह मरकज को सीए को भी मनसूख कर देना चाहिए। ओवैसी ने धमकी दी कि अगर मरकजी हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो फिर से सीएए मुखालिफ एहतजाज शुरू किया जाएगा और शाहीन बाग बनाए जाएंगे। ओपोजिशन मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगा रहा है कि 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर पीएम मोदी एहतजाजी किसानों के सामने झुके हैं और ज़रे क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया है। अगर ओपोजिशन के इस नजरिए पर गौर करें तो हालिया ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को हुए नुकसान की बिना पर ओपोजिशन का दावा कुछ हद तक दुरुस्त नजर आता है। ये कहा जाना भी गलत नहीं है कि दिही इलाकों में बीजेपी को किसानों ने सबक सिखाया है। ये ज़रे क़वानीन से मुतल्लिक़ बात हुई। अब अगर ओवैसी ये सोच रहे हैं कि मरकज को सीएए को भी मनसूख करना चाहिए, तो क्या मरकज ओवैसी के इस मुतालबे पर अमल तो दूर की बात क्या गौर भी कर सकती है? क्योंकि जिस बीजेपी के कई लीडर कई मर्तबा बयान दे चुके हैं कि बीजेपी मुसलमानों की वजह से इक़्तिदार में नहीं आई, तो क्या वो ओवैसी की शाहीन बाग वाली धमकी से डर जाएंगे? हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहां पर। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर है, 3 दारुल हुकूमत का बिल वापस लिया गया। असेंबली में 3 दारुल हुकूमत का बिल वापस लिया गया है। लगातार इस मामले को लेकर के भी आंध्र प्रदेश में एहतजाज जारी था और अब 3 दारुल हुकूमत का बिल वापस ले लिया गया है। असेंबली में 3 दारुल हुकूमत का बिल वापस ले लिया गया। हालांकि आंध्र प्रदेश हुकूमत का कहना था कि ये मफाद में है आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमत होना, लेकिन इस हवाले से किसान और वहां के लोग जो है लगातार एहतजाज कर रहे थे और अब इस हवाले से हुकूमत ने फैसला ले लिया। असेंबली में यह फैसला लिया गया है, 3 दारुल हुकूमत का बिल वापस ले लिया गया है। लगातार लोग सरापा एहतजाज थे। हुकूमत के इस फैसले को लेकर के मांग थी कि 3 दारुल हुकूमत बिल जो है वापस लिया जाए और अब असेंबली में 3 दारुल हुकूमत बिल वापस ले लिया गया है। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 ज़रे क़वानीन को वापस लेने का ऐलान तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। माफी भी मांगी कि वो लोगों को समझा नहीं पाए, किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन अब मुतालबा है सीएए एनआरसी को वापस लेने का। ओवैसी ने नारा बुलंद किया है कि हुकूमत को सीएए एनआरसी वापस लेना होगा, नहीं तो एहतजाज होगा और हर जगह यूपी में खासतौर से उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग देखने को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन दानिश इकबाल साहब, AIMIM यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आजाद साहब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दानिश इकबाल साहब, क्या 3 ज़रे क़वानीन वापस लेना ये महंगा पड़ गया बीजेपी को या महंगा पड़ सकता है आने वाले दिनों में, अब जिस तरह से सीए एनआरसी को लेकर के मुतालबा हो रहा है? देखिए, ये जो बयानात असदुद्दीन ओवैसी के अभी आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को चमकाने के लिए दिया गया बयान है। इसमें कहीं कोई वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है। आप 1 साल से कहाँ सो रहे थे? अगर आपको लगता है कि जो सीएए कानून लाया गया था उसमें
कोई खामियां हैं या उसमें आप बदलाव चाहते थे या वाकई में आप उसके लिए हमदर्द थे उन लोगों के लिए कि उसमें आप मुसलमानों को भी जोड़ना चाहते थे, तो फिर आपको उसका मुतालबा करना चाहिए था, लगातार आपको संघर्ष करना चाहिए था। सच्चाई ये है कि इस कानून में कहीं कोई खामियां है ही नहीं है। ये कानून बिल्कुल जो है, जो महात्मा गांधी ने जो ख्वाब देखा था, महात्मा गांधी ने जो सच्चाई कही थी, उसी के आधार पर यह कानून बनाया गया था कि जो लोग मजहबी तौर पर दूसरे देशों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मजहबी तौर पर सताए जाएंगे, जिनके साथ जुल्म होगा, उनको भारत लाने का काम किया जाएगा। चलिए, अच्छी सोच है दानिश इकबाल साहब, अच्छी सोच है, लेकिन मुसलमानों को एक्सक्लूड क्यों किया गया? इसलिए एक्सक्लूड किया गया कि मुसलमानों को भारत में आने का रास्ता साफ है। अगर कोई मुसलमान दीगर ममालिक से भारत आना चाहता है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर्स हैं, इसलिए हमने उस प्रोसीजर्स को उसमें जो है इन्वॉल्व नहीं किया। क्या अदनान सामी भारत नहीं आए? क्या अदनान सामी भारत सिर्फ आए ही नहीं, उनको भारत की सरकार ने सम्मानित भी किया। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल अदनान सामी की बता रहे हैं, तो कई एग्जाम्पल्स आसाम से भी देखने को मिली। आदिल हसन साहब, आप बताएं कि दानिश इकबाल साहब ने सवाल किया कि अगर वाकई असदुद्दीन ओवैसी चाहते थे कि सीए से उनको एतराज था, तो अब तक कहाँ थे? अगर एहतजाज हुआ भी कुछ वक्त के लिए हुआ, तो लगातार उस मुतालबे को लेकर वो डटे क्यों नहीं रहे? सबसे पहले अगर पार्लियामेंट में किसी ने अपोज किया सीए एनआरसी का, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के। जैसे महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में बिल फाड़ा था, उसी के तर्ज पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान का लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो मंदिर है उस पे उन्होंने एहतजाज किया था। ये पूरी दुनिया ने देखा था और हम लगातार जद्दोजहद कर रहे थे। हम सीए एनआरसी के खिलाफ, हमने बिहार हो, हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह हमने जद्दोजहद किया था और हमने बोला था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज भी हम भी इसी स्टैंड पे हम कायम हैं, क्योंकि संविधान में रिलीजन के बुनियाद पे कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इन्होंने मुसलमान को एक्सक्लूड करके ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुसलमानों को अलग करके आप ये बनाएं। आज जो दिक्कत आ रही है अफगानिस्तान में, जो लोग आना चाहते हैं हिंदुस्तान, इसी कानून के चलते दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन्होंने 2014 से पहले का डेडलाइन रखा है। आज बहुत ऐसे लोग जो अफगानिस्तान में रह रहे थे, हिंदुस्तान के एम्बेसी में काम कर रहे थे, हिंदुस्तान सरकार से के साथ भारत सरकार के कोलैबोरेशन में थे, उनको दिक्कत आ रही है आज भारत आने में। यही वजह है जो सीए एनआरसी कानून गलत था और सरकार ने उस पर कोई फॉर्मेट नहीं बनाया। या बिहार सरकार हो या तेलंगाना सरकार हो और महाराष्ट्र सरकार और बंगाल सरकार खासकर और केरला सरकार ने बाकायदे रेजोल्यूशन भी पास किया कि सीए के खिलाफ। सरकार को सोचना चाहिए कि आम आवाम जो है वो नहीं चाहती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास करते हैं, वो नहीं चाहते हैं। आपने किसान बिल को जैसे रिपील किया उसी तरह इसको कर दीजिए, सब लोग खुश रहेंगे। गर्मी जिस तरह से किसान बिल को वापस लेने का ऐलान हुआ, ऑपोजिशन तमाम तर पार्टियां ये कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये बयान दिया कि ये तो चुनावी दबाव में आकर ये फैसला लिया गया। तो क्या जो दीगर ऑपोजिशन पार्टियां, आपकी पार्टी भी जो ये मुतालबा कर रही है सीए एनआरसी को लेकर के भी, ये भी सियासी है, ये भी चुनाव को देख के किया जा रहा है क्या? हम तो डे वन से उसके खिलाफ, डे वन से अपोज कर रहे हैं। आपने देखा बीच में कोरोना का महामारी आया, लॉकडाउन हुआ, जिसके चलते क्योंकि वायरस नहीं फैले, हम आम आवाम में एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि लोग इंसानियत प्राथमिकता है, प्रायोरिटी, इसलिए वो एहतजाज हटा था। हम तो पहले दिन से ये बात बोल रहे हैं कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रिलीजन के बुनियाद पे, धर्म के बुनियाद पे नहीं बना सकते। और आपने देखा यूपी में इनकी करारी हार, इनका सर्वे आ चुका था कि 100 सीट से भी कम सीट पे भाजपा आ रही है, इसलिए इन्होंने किया। आपने देखा राजस्थान के गवर्नर ने इनका एक एमपी है, वो क्या नाम है, एमपी ठीक है दानिश इकबाल साहब, जो आप बता रहे हैं सही बात है, ये जो है किसानों के हवाले से बात हो रही है, लेकिन बीजेपी के कई लीडरान ये बात भी पहले क्लियर कर चुके हैं कि मुस्लिम वोटरान जो है उनकी जीत या हार पर ज्यादा असर नहीं करती है। तो ऐसे में अगर आप ये रीजन दे रहे हैं कि किसान कानून तो इसलिए हटाया गया क्योंकि वोट्स पर असर पड़ रहा था, तो सीए एनआरसी क्यों हटाया जाएगा जबकि अगर मुस्लिम वोटरान का उतना असर नहीं पड़ेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं कहा कि हमने वोट की राजनीति के लिए इस कानून को वापस लिया है। दानिश इकबाल साहब, आपका रिएक्शन इस पे जानेंगे। सवाल एडवोकेट आदिल हसन साहब से था। जी, आप पूरी दुनिया जान रही है, आप ही बोलिए नरेंद्र, ये आप बाई इलेक्शन में हारे चुनाव तो पेट्रोल और डीजल का दाम 2-4 रुपया कम किया। उत्तर प्रदेश में इनका इंटरनल सर्वे आ चुका है कि वहां चुनाव हार रहे, इसलिए इन्होंने क्या, आप ही बोलिए, 1 साल बाद रात में मोदी जी को क्या नींद में कोई एहलाम आया था क्या कि नींद से जगे और सुबह 9 बजे ट्वीट करके बोल दिए नरेंद्र?
दानिश इकबाल साहब, आप बताएं कि क्या ये सियासी तौर पर ही ये फैसला लिया गया कि जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात में देखा गया कि फर्क पड़ा किसानों के वोट का, तो उस वजह से ये फैसला लिया गया? और अगर वो फैसला उस वजह से लिया भी गया था सीए एनआरसी के हवाले से, मुसलमान वोट का क्या कोई असर नहीं पड़ता बीजेपी पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय, कोई भी कानून किसी भी वोट बैंक को लेकर के किसी भी मजहबी सियासत के तौर पर नहीं देखती है। जहां तक सवाल है ये कृषि कानून का, देखिए कोई कह रहा है कि सरकार का अहंकार हार गया, कोई कह रहा है कि जो है किसान की जीत। मुझे लगता है कि ये कृषि सुधार की हार है और आने वाले समय में देखिएगा फिर मांग उठेगी कि इस प्रकार के कृषि कानून और इस प्रकार के कृषि सुधार की मांग की जाएगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि सरकार ने इस कानून को वापस क्यों लिया, दीगर बातें की जा रही हैं। देखिए, सरकार ने हमेशा चुनाव से पहले बहुत से ऐसे निर्णय लिए हैं जो कठोर निर्णय हैं, चाहे वो नोटबंदी के निर्णय हो, चाहे वो जीएसटी लागू करने के निर्णय हो। उसके बावजूद भी हम चुनाव में गए और चुनाव में सरकार, जनता ने हमें जो है अपार बहुमत से जिताया है। तो हम कभी भी जो है चुनाव को देख करके कोई निर्णय नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जो है हम किसानों को समझा नहीं पाए। जहां तक सवाल है कि हम किसान को समझा नहीं पाए, किसान 1 साल से जो है सड़कों पे थे। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान अब वापस अपने घर जाए, खेती करे, और लगातार सरकार जो है किसान के लिए अच्छा काम जो है करती आ रही है और आगे भी करते आएगी। दानिश इकबाल साहब, सही बात कही आपने कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो है किसानों को समझा नहीं पाए, लोगों को समझा नहीं पाए, और अगर लोग खुश नहीं है तो ये जो है बिल वापस ले लिया जाएगा। सीए एनआरसी के हवाले से भी लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझना चाह रहे, आप जिस तरह से भी इस बात को ले, लेकिन लोग खुश नहीं है, एंटी पीपल कहा जा रहा है सीए एनआरसी को, तो उस हवाले से भी तो यही अप्रोच होना चाहिए। देखिए, जहां तक सीए एनआरसी का सवाल है, ये लोग बहुत अच्छी तरह से और बुनियादी तौर पर इस कानून के हर एक पहलू को समझ रहे हैं। सब जानते हैं कि ये कानून किस लिए बनाया गया है और किन लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ चंद लोग हैं जो इस देश के अंदर राजनीति करने के लिए आमादा है और सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की राजनीति और शाहीन बाग का बार बार नाम लेकर के शाहीन बाग जैसे आंदोलन करना चाहते हैं। कीजिए, आपको पूरा अधिकार है, इस देश के लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया है कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन आपका बुनियाद क्या है, आपका आधार क्या है? ना कोई आपकी बुनियाद है आपके आंदोलन में, ना कोई आपका आधार है, ना कोई आपका नेतृत्व है। ये हमने पिछले आंदोलन में देखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस आंदोलन की कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं है, ना कोई नेतृत्व है। तो आप किस आधार पे आंदोलन की बात करते हैं? जहां तक सीए एनआरसी का कानून है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है, उसमें सरकार एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाली है। इस पर बात मजीद करेंगे और आदिल हसन साहब का रिएक्शन भी इस पर जानेंगे, लेकिन नाज़रीन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। सीए के मुताबिक वो रेफ्यूजीज जिन्होंने हिंदुस्तान में पनाह ली हुई है 2014 तक, मजहब के बुनियाद पर उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन किन किन लोगों को दी जाएगी? उसमें हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, बौद्ध मजहब के लोग आते हैं। तो साफ तौर पर एक्सक्लूड किन को किया गया है? मुसलमानों को। अब अगर हम सीएए को हटाकर एनआरसी का भी देख लें, एनआरसी के तहत ये देखा जाएगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इलीगल तौर पर रेफ्यूजीज आए हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ऐसे में जो तमाम तरह रेफ्यूजीज होंगे उनमें फिल्टर होगा, यानी कि जो दीगर मजाहिब के रेफ्यूजीज हैं उनके पास डॉक्यूमेंट हो ना हो, इलीगल तौर पर भी हो, तभी उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। एक्सक्लूड कौन हो रहे हैं? मुसलमान हो रहे हैं। और इसी बात को लेकर के आसाम में हमने देखा था कि किस तरह से प्रोटेस्ट हुए और कई अकाउंट्स ऐसे भी आए कि वो थे तो आसाम के ही रहने वाले, उनके कई जनरेशंस रहने वाले हिंदुस्तान के ही, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, 1951 का कट ऑफ था, इस वजह से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हो पाए और वो इलीगल करार दिए गए। एनआरसी के तहत दानिश इकबाल साहब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इंसान बेगुनाह है तब तक जब तक कि वो गिल्टी प्रूव न किया जाए। आसाम में हमने देखा होते हुए कि आप इलीगल है तब तक जब तक कि आप प्रूव न करें कि आप हिंदुस्तान के ही शहरी है। आसाम का अकाउंट क्या काफी नहीं है मरकजी सरकार के लिए देखने के लिए कि कितने फ्लॉज है सीए एनआरसी में?
देखिए, अभी एनआरसी का ड्राफ्ट जो है देश भर में जो है सदन में नहीं आया। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि अभी एनआरसी का कोई ड्राफ्ट नहीं आया, जब आएगा तो उसमें साफ स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या लेकर के आ रहे हैं। जहां तक सवाल है, बार बार प्रधानमंत्री ने खुद आकर के सामने कहा है कि जो भारत का नागरिक है उसको किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भारत से बाहर उसे निकाल सके या भारत से बाहर उसे भेजा जा सके। जब प्रधानमंत्री बात ये कह रहे हैं, गृह मंत्री ने कहा है, देश के रक्षा मंत्री ने कहा है, फिर आप डराने की बात किसको कर रहे हैं? फिर आप डराने की बात, असम में डिटेंशन सेंटर्स के हवाले से भी कई अकाउंट्स देखे गए दानिश इकबाल साहब, वहीं पर आप बात कर रहे हैं होम मिनिस्टर की भी, तो अमित शाह ने भी ये बयान दिया था कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठिए हैं उनको अब बख्शा नहीं जाएगा, उनको निकाला जाएगा। तो बचा कौन है? जब हम पूरा ये एनआरसी का प्रोसेस होता है उसमें सीए के तहत जिन जिन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी उनमें बचता कौन है? तो ये डर सही नहीं है, आप इस डर को गलत किस तरह से करार दे रहे हैं? ये डर नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार बार बार कह रही है कि जो इलीगल हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन जो भारतीय हैं उसे किसी को भी, एक शख्स को भी भारत से बाहर नहीं भेजा जाएगा। सरकार इसकी गारंटी दे रही है, सरकार इसको गंभीरता से कह रही है। फिर बार बार ये सवाल खड़ा करना, मुझे लगता है कि देश के अंदर एक गंदी राजनीति खड़ी करनी है, एक गंदा माहौल देश के अंदर बनाना है, कहीं ना कहीं डर का माहौल बनाना है। क्योंकि आपकी राजनीति खत्म हो रही है। आपकी जो राजनीति थी डर की कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाएगी, मुसलमानों का नरसंहार हो जाएगा, वो डर की राजनीति समाप्त हो गई है। तो आप नया डर लेकर के आ रहे हैं इस देश के अंदर, नया डर लोगों को दिखा रहे हैं इस देश के अंदर, तो ये भी अब नहीं चलेगा। आदिल हसन साहब क्या कहेंगे? सुखदेव जी एक हैं, आदिवासी टी गार्डनर थे, जो टी गार्डन में काम करते थे। उन्होंने पैसा नहीं था उनके पास कि हाई कोर्ट जाते, और आसाम के रहने वाले थे, और उनका देहांत हो गया। वो उनके पास पैसा नहीं था, वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए। उसी तरह मुसाफिर शाह साहब, अभी की बात है, ये नवंबर की बात मैं बता रहा हूँ, बिहार के चंपारण के रहने वाले थे, आसाम चले गए थे, वहां बस गए थे। उसके बाद उनके पास उनका भी देहांत हो गया। उसी तरह कालू शेख थे, वो भी, उनका भी नाम गलत रूप से आ गया था। उनके पास पैसा नहीं था कि वो हाई कोर्ट जाएं और उसके बाद वो करें, उनका भी देहांत हो गया। तो वेरिफिकेशन और एनआरसी कितना जटिल है और कितना कठिन है, जिसके पास जो झेला है वही जानता है। टीवी में, स्टूडियो में बैठ के कोई नहीं बता पाएगा कि एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है। जो आसाम के लोग ने यातना झेली है, आसाम के लोगों ने जो परेशानियां झेली है, आप जाके पता कर लीजिए। वहां पे एक लीगल टीम, एडवोकेट अमन वदूद के नेतृत्व में जाके पता कीजिए, उनसे कभी बात कीजिए कि आम लोगों ने कितनी परेशानी देखी। ये सरकार अहंकारी है, ये सरकार अपने अहंकार के चरम सीमा पर है। ये जो लॉलीपॉप देते हैं, आप अगर इंसाफ की बात कीजिए, संविधान की बात कीजिए, तो आप सबको दीजिए ना भाई, ईमानदारी से दीजिए। आप क्यों धर्म को बीच में ला रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि एक समुदाय को डराएं। तो हिंदुस्तान का मुसलमान, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश की आजादी में लड़ा था। आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, ना भाजपा का योगदान है। दारुल देवबंद हो या नदवा हो या मुबारकपुर हो या बरेली हो या उससे बड़े फैजुल हक खैराबादी जब थे, तब फतवा दिया था कि विपुल वतनी, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो, लेकिन इस देश को बचाओ। जब भाजपा और आरएसएस भी पैदा नहीं होती। इसलिए ये बात बोलना कि मुसलमान तो इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अपने बाप दादा का लहू दिया है और 1947 में हमने इस देश को चुमा बाई चॉइस और बाई बर्थ। हम हिंदुस्तानी हैं और हम इंशाल्लाह रहेंगे। अमित शाह आते जाते रहेंगे, नरेंद्र मोदी आते जाते रहेंगे, लेकिन ये देश रहेगा, भारत रहेगा, भारत का मुसलमान भी रहेगा। हम किसी से डरते नहीं। जिस तरह से इन्होंने काला कानून वापस किया, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, भारत के अवाम पर उम्मीद है कि इनको फिर से सबक सिखाएगी। और जैसे 1984 में 2 सीट पर थे, फिर से पुनः मूसिका भवा, फिर से उसी जगह पर चले जाएंगे। और दानिश साहब जो भाजपा के प्रवक्ता है, वो अपने मोहल्ला में कन्विंस करा ले एनआरसी के लिए, एनपीआर के लिए, सीए के लिए, तब समझेंगे कि ये भाजपा का प्रवक्ता साहब अपने इलाके में अपने घर के लोग को भी नहीं इन्होंने ये बात मुतमईन करा पाएंगे। जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में रहते हैं, वहां भी प्रोटेस्ट होगा, इनके घर के लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये दानिश इकबाल साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दानिश इकबाल साहब, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीए कानून जो बनाया गया है उसमें भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं है। भारत के मुसलमानों से किसी प्रकार से उस कानून से प्रभावित हो ही नहीं रहे हैं। लेकिन फिर असर होता है एनआरसी से। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि इनके लिए मुसलमानों की परिभाषा क्या है, ये मुसलमान किसको समझते हैं? इनके लिए मुसलमानों की परिभाषा वो है जो मोदी को गाली दे, जो मोदी विरोधी है, जो भाजपा का विरोधी है, सिर्फ वही मुसलमान इनको वो मानते हैं। बाकी लोगों को मुसलमान नहीं मानते हैं।
इनके लिए मुसलमान की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी है। आप बताइए, भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है सीएए के कानून में, पाकिस्तान के मुसलमानों से आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? पर हमने दानिश उनके लिए इकबाल भी साहब, रास्ता दे रखा है। एनआरसी से तो है ना, एनआरसी जब होगा तब तो असर पड़ेगा साफ तौर पर। मैडम, एनआरसी का ड्राफ्ट अभी आया ही नहीं है, फिर आप क्यों इस पे चर्चा कर रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने चर्चा इसलिए है, एनआरसी का ड्राफ्ट अभी आया ही नहीं है, दानिश इकबाल उससे पहले साहब, आप उस चीज पे चर्चा कर रही हैं। दानिश इकबाल साहब, लोग इस वजह से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम वेट करें कि जब तक एनआरसी का प्रोसेस हो, और जिस तरह से डिटेंशन में कई लोगों को आसाम में डाला गया, क्या उस वक्त का इंतजार करें और उस वक्त प्रोटेस्ट करें? मैडम देखिए, जहां तक असम में सवाल है, हमने भी देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस असम में आए थे, वो सिस्टम का फेल्योर था, वो सिस्टम का एरर था, उसको आप कानून का फेल्योर मत मानिए, वो वहां के सिस्टम का एरर रहा है। हमने उसको बहुत नजदीक से देखा है। सिस्टम के एरर को कानून का फेल्योर मत मानिए आप। आदिल हसन साहब, लास्ट कमेंट आपका चाहेंगे जी। कमेंट जाके आसाम के लोगों से पूछिए, हजारों लोगों ने, लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ, सरकार का यूजलेस खर्च हुआ, लोग का खर्च हुआ, जिसमें 19 लाख लोग गलत निकले, जिसमें इन लोग ने खोदा पहाड़ निकली चुईया। उसी तरह पूरे भारत में डराना चाहते हैं। और हमें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है। बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं और जिन्ना के मजार पे अडवाणी जी जाते हैं, कोई भारत का मुसलमान नहीं जाता है। हम यही रहेंगे और यही दफन होंगे, यही मिट्टी मेरी है। इसलिए ना हम दानिश साहब आते जाते रहेंगे, भाजपा भी आते जाते रहेगी, भारत का मुसलमान यही तो रहेगा। क्या अब सरकार, मरकजी सरकार सीए एनआरसी के हवाले से उठ रहे मुतालबे को लेकर के गौर करेगी? क्या जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फार्मर्स लॉ के हवाले से कि हम लोगों को समझा नहीं पाए और इस वजह से जो है रिपील किया गया लॉ, क्या सीए एनआरसी के हवाले से जो मुतालबा उठ रहा है उस हवाले से भी इस तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है? आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है, क्योंकि चुनाव का माहौल भी है, तो इस लिहाज से भी इस तमाम तर मामले को देखा जा रहा है। दानिश इकबाल साहब, एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।